तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। एक तरफ से जाति का अस्त्र चलेगा, जातिगत जनगणना का अस्त्र चलेगा लोकसभा चुनाव में, तो दूसरी तरफ से आस्था के कवच से उस अस्त्र को निष्प्रभावी करने की कोशिश होगी। कुल जमा इतना समझ में आ रहा है अभी परिदृश्य लोकसभा चुनाव को लेकर। समाजवादी पार्टी, और ये समाजवादी पार्टी ही क्यों, कांग्रेस भी, बसपा भी, RLD भी, सब उत्तर प्रदेश की जमीन पर खड़े होकर जातिगत जनगणना को एक प्रमुख विषय बना रहे। उसकी सबसे मुखर आवाज समाजवादी पार्टी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी भी है विपक्ष में वो उत्तर प्रदेश में। और दूसरी तरफ जातिगत जनगणना के इस प्रभावी अस्त्र को निष्प्रभावी करने के लिए भाजपा ने जो एक्शन प्लान तैयार किया है वो रामत्व का है, आस्था का कवच है। भाजपा की कोशिश है, योगी आदित्यनाथ की सरकार की कोशिश है कि जनवरी से लेकर लोकसभा चुनाव तक पूरे प्रदेश में हर गली मोहल्ले में राम नाम गूंजे, सब कुछ राममय हो जाए, ताकि जातियों में विभाजन नहीं हो, अगड़े पिछड़े में विभाजन नहीं हो। इसी के बीच में रस्साकशी है, इसी के बीच में जोर आजमाइश है। हर तरफ यही स्थिति है, एक तरफ जाति का अस्त्र और दूसरी तरफ आस्था का कवच। अब जीतेगा कौन ये तो चुनाव बताएगा, लेकिन परिस्थिति अभी ये है, जाति का असर भी समाज में बहुत नीचे तक, बहुत गहरे तक होता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और यह भी सच है कि जाति अगर टूटती है, जाति की दीवार को कोई लांघता है, तो वो केवल आस्था है। आस्था ही ऐसी है चीज जो जाति को, उसके विभाजन को थोड़ा डाइल्यूट कर सकती है। राम मंदिर का आंदोलन इस बात का प्रमाण रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तेजी से बढ़त हासिल की, जब से वो अयोध्या के साथ जुड़ी, राम मंदिर आंदोलन के साथ जुड़ी, तो उसके पीछे जो जन समर्थन उमड़ा, उसमें जातियां टूटी, जातियों के खांचे खत्म हुए, तब ना इतनी बड़ी मेजॉरिटी आई राज्यों में और केंद्र में। भारतीय जनता पार्टी फिर उसी प्रयोग को दोहराना चाहती है। उसको लगता है कि इस बार चूंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भगवान राम का दिव्य भव्य और अलौकिक मंदिर राष्ट्रार्पित हो जाएगा, लोकार्पित हो जाएगा, और लोकसभा चुनाव में वोट पड़ने तक कई करोड़ लोग दर्शन कर चुके होंगे अयोध्या आकर रामलला के। तो भाजपा को लगता है कि जो अयोध्या आके रामलला के दर्शन कर जाएगा वो राममय हो जाएगा, और राममय हो जाएगा तो उसकी राजनीतिक प्राथमिकता भाजपा हो जाएगी। और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को लग रहा है
कि भाजपा के रथ को नकेल डालने के लिए अगर कोई सबसे मुफीद हथियार है तो वो जाति की गिनती का मसला है। केवल नान्यः पंथः अयनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। सपा अब इस बात को समझ गई कि रास्ता एक ही है कि जातिगत जनगणना कराओ इस मांग को, और इसी मांग के जरिए वो घेरना चाहती है भाजपा के, या यूं कहिए 72 संदर्भ में एनडीए के पिछड़े वर्ग के विधायक, सांसद, मंत्री, इन सबको। इसीलिए शिवपाल यादव ने कहा भी कि भाजपा के जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक है, वो अपने मुंह से तो बोले कि वो जाति की गिनती नहीं कराना चाहते, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। अब ये बोले तो बोले कौन? जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, ये बोलने का दुस्साहस तो भाजपा भी नहीं कर पाएगी ना। क्योंकि ये भी ठीक है कि आस्था का कवच मजबूत कवच है, लेकिन उस कवच के बाद भी ये प्रयोग जोखिम भरा हो जाएगा कि क्लियर कट कोई ये बोल दे कि जातिगत जनगणना नहीं होगी ना। इसके राजनीतिक नुकसान भाजपा को पता है। इसीलिए अब ये जो पालेबंदी हुई है उसमें दोनों शिविरों की तरफ से मारक मुद्दे तय हो गए, प्राथमिक मुद्दे तय हो गए। एक तरफ आस्था का सैलाब, आस्था का कवच, दूसरी तरफ जाति की जनगणना और आरक्षण। इन्हीं के बीच में 24 का चुनाव हो जाएगा। किसका पड़ला कितना भारी ये पता लगेगा 24 में जब परिणाम आएंगे लोकसभा के। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि जाति की गिनती का मसला क्या है और उस मसले से कैसे निपटेगी भारतीय जनता पार्टी आस्था के कवच के जरिए। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किया, अपनी पार्टी में न्याय नहीं किए। वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। 2024 की चुनावी बिसात पर वैसे तो अभी से दांव और दावों का दौर शुरू हो चुका है। सरकार और विपक्ष दोनों खेमों से अपने अपने तरकश में तीर सजाए जा रहे हैं और इसकी ताजा तस्वीर देखने को मिली यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को सदन में पेश किए 26,000 करोड़ के अनुपूरक बजट में अयोध्या पर खास फोकस किया और इस खास फोकस में अयोध्या के लिए खजाना खोल दिया, जिसमें राम उत्सव आदि के लिए करीब 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया। बीजेपी 2024 की राजनीति के रंग को राममय करने की रणनीति पर रोगन लगा रही है। 22 जनवरी 2024 से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। ऐसे में 22 जनवरी से अगले साल 22 जनवरी तक राम उत्सव के आयोजन होंगे। मकर संक्रांति से होली तक देश प्रदेश के मठ और मंदिरों में रामायण और हनुमान चालीसा के पाठ होंगे। हर जिले की पर्यटन और सांस्कृतिक इकाई के जरिए स्थानीय कलाकारों से भी राम उत्सव के कार्यक्रम कराए जाएंगे। सूबे की संस्कृति विभाग ने भी जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बजट के जरिए भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। 2024 का चुनाव हारने जा रही है, तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किया, अपनी पार्टी में न्याय नहीं किए, सदैव पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, विशेष तौर से अति पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं। अब बीजेपी के इस प्लान से विपक्ष का परेशान होना लाजमी है। वहीं विपक्ष ने ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दे की धार को तेज करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने जहां यूपी सदन में जातीय जनगणना के मुद्दे पर चर्चा का प्रस्ताव रखा, तो वहीं सपा ने कहा कि हम सदन से लेकर सड़क तक ये मुद्दा उठाएंगे।
पूरी तरीके से सामने निकलिए सर पक्ष में है। थोड़ा नीचे कर ले भाई। और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक हैं, जितने भी हैं, वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। राहुल गांधी हर मंच से ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं अब यूपी में जातीय जनगणना के मुद्दे पर सियासी शोर मचा तो कांग्रेस ने भी अपनी एंट्री दर्ज करा दी। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के भी नेता चाहते हैं जनगणना, लेकिन जाहिर नहीं कर पा रहे जज्बात। आते तो केशव जी भी है, ये उनकी अंतरात्मा जानती है, पर उनकी पार्टी नहीं चली। लगातार कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर इस बात को उठाया है कि सरकार क्यों भाग रही है जातीय जनगणना से। और अब तो जब बिहार में जातीय जनगणना स्टेट ने कर दी है तो क्या दिक्कत है, सरकार को भी कर देना चाहिए। बसपा तो हमेशा मांग करी कि जातीय जनगणना एक एक स्टेट वाइज ना हो, बल्कि पूरे देश स्तर पे भारत सरकार इसका संज्ञान लेकर के पूरे देश स्तर पे जातीय जनगणना कराए। बसपा इसका समर्थन कर रही है। बहरहाल 2024 की इबारत पर बीजेपी ने तो अपने इरादे जता दिए, यानी राम में ही होगा 2024 का रण, और मठ मंदिरों से निकला संदेश ही जनादेश दिलाएगा। वहीं विपक्ष के आरक्षण और जनगणना वाले तेवरों पर सवाल यही है कि इस दंगल में किसका दांव ज्यादा दमदार। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। अस्त्र दोनों के अपने अपने हैं, आजमाए हुए हैं। भारत की राजनीति में दोनों तरह के अस्त्र खूब आजमाए गए हैं चुनाव में। 24 में कौन सा अस्त्र ज्यादा असर करेगा ये तो रिजल्ट की बात पता लगेगा, लेकिन अस्त्र दोनों व्यापक असर रखने वाले हैं। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। दीपक बघेल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक बघेल साहब का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रोफेसर साहब का स्वागत है। रत्नाकर सिंह साहब, कांग्रेस के नेता, रत्नाकर जी का स्वागत है। शैलेंद्र दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, शैलेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत। शैलेंद्र जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा। जो तस्वीर मुझे समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि जाति का अस्त्र एक तरफ से चलेगा, दूसरी तरफ से आस्था के कवच से उसको रोकने का, निष्प्रभावी करने का अभियान होगा। कुल मिला के वन लाइनर ये है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का। शैलेंद्र जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से लगातार 2 आम चुनावों में विपक्ष को एक अच्छी खासी हार का सामना करना पड़ा है, तो उन्हें लगता है कि जो लगातार इस बात की वकालत करते थे कि नहीं जो है भाजपा पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है, अब वो किस दिशा में जा रहे हैं। अब वो खुद आकलन करें, क्या विकास के मुद्दे को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जातिगत जनगणना कराने से क्या जो ओबीसी है या दलित है उसमें जितनी भी संख्या में आने वाले अभ्यर्थी हैं, क्या सब लाभान्वित हो गए हैं क्या। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जातिगत जनगणना करने से स्पेशली जो ओबीसी और दलित वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा हानिकारक है। वो क्यों हानिकारक है, मैं इसका आंकड़ा भी रख देता हूँ। क्योंकि पिछला जो जनगणना, भाई राज्य स्तर पर जनगणना तो की नहीं जा सकती, राज्य स्तर पर तो आप जो सर्वे कर सकते हैं, और सर्वे कभी भी जो 100% ऑथेंटिक तो होता नहीं। उसकी प्रामाणिकता क्या है, वो आपने एक सैंपल साइज लिया, उसके हिसाब से आपने जो है कोई प्रश्नावली तैयार की, उसके हिसाब से जो है कुछ जगह आप गए और वो आपने उसके हिसाब से आपने परसेंटेज निकाला, प्रोबेबिलिटी के आधार पे आपने वो कर दिया कि जी ऐसे ऐसे ये आया है। जनगणना तो एक नेशनल उसमें जो चलाने वाली जो ड्राइव है वो है ना,
और जातिगत जनगणना हो या जो फ्रीबीज हो, ये दोनों को मैं इस वजह से रिलेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं जो समाज को जो है बहुत ही बुरी तरीके से जो है विभाजन करने का प्रयास है। क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, तो ओबीसी में जो है सिर्फ यादव तो आते नहीं है, तमाम जो है बड़ी संख्या में जातियां आती हैं। तो बाकी अन्य जातियों का क्या सबका जो है कायाकल्प हो गया? क्या उनको सबको जो न्याय मिल गया? मेरा ये मानना है कि जातिगत जनगणना से स्पेशली ओबीसी या दलित जो आपका एससी या एसटी में क्रीमी लेयर तैयार हो रही है, उल्टा उनमें इतनी बड़ी खाई पैदा हो रही है कि कुछ ही परिवार, चाहे वो ओबीसी के हों या दलित वर्ग के हों, वही लाभार्थी जो बनने जा रहे हैं, बाकी के सबके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। ठीक है इसके जो जी ठीक। फ्रीबीज की बात जो शैलेंद्र जी ने कही, उसमें मैं टिप्पणी करके फिर इसी मुद्दे पर लौट के जोशी जी के पास आऊंगा। फ्रीबीज की बात करना आप सब लोग बंद कर दो। क्या इन 5 राज्यों के चुनाव में जो खुला खेल फरुखाबादी हुआ है, भाजपा, कांग्रेस, छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, सब में जैसी होड़ मची है रेवड़ी गजक बांटने की, सारी लिमिट खत्म हो गई। उस पर चर्चा बंद कर देनी चाहिए। ऑल पार्टी प्रस्ताव पारित करके दस्तखत करके देश के सामने रख दो। ₹1,00,000 नगद, दूसरे का 1-1.5 लाख नगद, जैसे बोली नहीं लगती है ऑक्शन। किस मुंह से फ्रीबीज की बात करोगे? रेवड़ी की छोड़ो यार, कहीं तो शर्म रखो। अब फ्रीबीज का कोई मसला नहीं। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब देश के किसी राज्य में या लोकसभा का कोई चुनाव ऐसा आए जिसमें हमारे देश के महान नेतागण मंच पर आए और ये ऐलान करें कि हर परिवार को 1 4 पहिया की गाड़ी और 5,000 रुपया महीना डीजल तेल डलवाने के लिए और सिनेमा जाने के लिए। ये दिन भी आएगा, यकीन रखिए, भरोसा रखिए, ये दिन आएगा भारत में। ऐसा नहीं कि नहीं आए, ये आएगा दिन। खैर जोशी साहब, आपकी पार्टी ने अपनी सारी ऊर्जा समेट के एक मुद्दे में डाल दी। बोले अब बाकी इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं। क्या एक ही मुद्दा है, इसी से मोक्ष मिलेगा? क्या गाय की पूंछ पकड़ लो, यही बैतरणी पार कराएगी गरुड़ पुराण में कहा जाता है ना? तो आपने गाय की पूंछ पकड़ ली कि कुछ नहीं, हमें कुछ सुनना नहीं, जात की गिनती कराओ, बस बात खत्म। आपको लग रहा है कि ये विनिंग फार्मूला आ गया है हाथ में, या कुछ शक शुबा है? क्योंकि एक खेल इसमें यह भी है कि जिस बड़े आधार पर आपकी पार्टी टिकी है, एम और वाई, उसमें जो वाई फैक्टर है, गिनती के बाद उस फैक्टर में को लेके भी हलचल मच जाएगी ओबीसी के भीतर। जोशी जी देखिए अमिताभ जी, बहुत सारा अच्छा विश्लेषण आप करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक साहब को भी सुना, और मुझे लगता है कि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है MY का जो मतलब है महिला और युवा, और ऐसे ही हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का फैक्टर लोग कहते हैं BT है, ब्राह्मण और ठाकुर। तो मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता जी। मैं तो जो लाइन है पार्टी की उसी पे बात करता हूँ। आपके साथ लगातार मुझे सौभाग्य मिलता है अमिताभ जी आपके साथ जुड़ने का, मुझे तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जो रास्ता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो तय करा है, पार्टी के लोगों को जो गाइडलाइन दी है, हम वर्कर्स को जो गाइडलाइन दी है, उस पर हम लोग एक्शन भी कर रहे हैं। वो आवाज आपको सदन में भी सुनाई दे रही है। अभी हमारे युवाओं ने पूरे प्रदेश में साइकिल चलाई, मैनपुरी में भी उसका समापन हुआ है, और एक लगातार सामाजिक न्याय के लिए एक और यात्रा भी प्रदेश में चल रही है। तो हम लोगों की बिल्कुल साफ सुथरी मांग, और ना ये लड़ाई राजनीति के लिए है, ना 2024 के चुनाव के लिए है। ये लड़ाई है सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की मांग को लेकर। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। और इसके साथ साथ एक मुद्दा और है, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ पैनल यहाँ पर आपने बैठा रखा है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने 2022 में भी काम करने का काम करा था, और आपके कार्यक्रम में भी मुझे जोड़ने का सौभाग्य मिला था। OPS वो हमने अपने एजेंडे में भी शामिल किया था। जब भी प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, हम लोग जाति जनगणना कराएंगे और OPS को लागू करेंगे। ये 22 में भी हमने कहा था,
वो ठीक है, जनता का जनार्दन का हमें आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन विपक्ष की हैसियत से हमारी बिल्कुल इन 2 मांगों पर हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आगे इतने बढ़ चुके हैं कि अन्य लोग भी आज हमारी बात को कहने लगे, अन्य राजनीतिक दल भी हमारी बात को कहने लगे। समझ रहा, ठीक है जी, जोशी जी समझ रहा, आपका इशारा किधर है मैं समझ गया। रत्नाकर जी, मुद्दा तो तय हो गया। हर मुद्दे की एक वो होती है ओनरशिप किसके पास है, ठीक है ना। हर मुद्दे की एक ओनरशिप होती है किसी एक पार्टी या व्यक्ति के पास, ठीक। बाकी जुड़ा उससे हजार रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक ओनरशिप किसके पास है। क्या, जैसे बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, इस मुद्दे के बेसिक ओनरशिप उनके पास है, ठीक। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के पास थी, उसके बाद उनके बेटे के पास आ गई, ठीक। दलितों की बेसिक ओनरशिप मायावती के पास चली गई। अब मसला ये, मुद्दा तो तय हो गया, अब इसमें ओनरशिप की लड़ाई रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का, अभी मैं उनको सुन रहा था प्रमोद जी की बिटिया को, वो कह रही थी कि भाई राहुल गांधी जी ने देश भर में ये मसला उठाया। अच्छा, नीतीश जी और लालू जी ने जब सर्वे कराया तो उनने कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया ना, उनने केवल क्रेडिट अपनी अपनी पार्टी में दिया, कांग्रेस को एंट्री नहीं दी उस क्रेडिट के उसमें जश्न में। रत्नाकर जी, देखिए अमिताभ जी, ये क्रेडिट लेने की लड़ाई नहीं है जी, ये लड़ाई है सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई। और इस लड़ाई में अगर कोई भी पार्टी आकर अगर क्रेडिट लेती है तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि समाज में जो भी वर्ग है जिसकी संख्या नहीं पता है और उनको सरकारी अनुदान से वो वंचित रह गए हैं और उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाया है, उनको वो सारी सुविधाएं मिले, उनकी संख्या के बारे में पता किया जाए और उनको वो सारी सुविधाएं मिले जो अन्य लोगों को मिलती हैं, अन्य पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को मिलती है। ये हमारा उद्देश्य है। दूसरी मैं बात कहना चाहूंगा कि आपने देखा कि किस तरह से जातीय सर्वे जब बिहार में हुआ था तो उसमें तकरीबन 1000 ऐसी जातियां सामने उभर कर आई जिसको कि जो बहुत कम मात्रा में है, उनकी संख्या कम मात्रा में है, तो उनकी जानकारी हुई कि ये जातियां हैं भाई, इनको अभी तक जो है मुख्य धारा में लाने का काम नहीं कर पाई है सरकार, और उनको न अलॉट होता है उसका कोई फायदा मिल रहा है। तो अगर हम चाहते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि इन जातियों को रिकॉग्नाइज किया जाए, पहचान किया जाए, उनकी संख्या के बारे में जानकारी ली जाए ताकि उनका उत्थान हो सके, उनकी जातियों को ऊपर उठाया जा सके, तो इसमें क्या आपत्ति है दूसरे की? ठीक, दूसरे को ये आपत्ति है, यानी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ये आपत्ति है कि इनकी पूरी राजनीति ही धर्म पे आधारित है और आज भी ये राम के सहारे अपनी नैया पार करने के चक्कर में है। आप कह रहे थे ना अभी की आस्था का जो है एक भाग, जातीय जनगणना का एक भाग आस्था होता है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कारण उसका ये है कि कोई भी मुद्दा लेकर के आइए, आप कोई भी ABCD XYZ लेकर आइए, लेकिन आप जब तक जनता के विकास का मुद्दा नहीं उठाएंगे, ठीक है, जनता के हित का ठीक है, रत्नाकर जी अभी रुकना होगा, ठीक है, मुख्य धारा में नहीं, ठीक, अभी रुकना होगा, अब रुक जा, आते दोबारा में। मैं दीपक बघेल के पास चलूं, लेकिन उससे पहले 2 बातें जरूर कहूंगा। मुझे नेताओं के, भारत के नेता जितना हाँक सकते हैं उतना मेरे ख्याल से दुनिया के किसी बड़े मुल्क का नेता हाँकता नहीं, सबको संकोच लगता है भाई इतना कैसे हाँक दे। भारत में फ्री है बिल्कुल, बोले झोंके रहो। बात आई कि जी पहचान दिलाना चाहते हैं, इसलिए मसला लेके आए छोटी जातियों को जिनके बारे में पता है। अव्वल तो सब जातियों के बारे में सबको पता है, कितनी जातियां हैं भारत में, ये सबको पता। ऐसा कहने कि कोई जाति नई पैदा हो जाए, जाति नई पैदा नहीं होती ना मित्र। कहीं जाति की फैक्ट्री देखी क्या? जाति बनाओ मशीन है कोई? कैसी बात करते हो? समाजशास्त्र तो समझो। पूरे जाति खोज रहे हैं, अरे जात तो खोजाइए, पड़ोसी से पूछो बता देगा। राहुल गांधी को नहीं पता, इसका क्या मतलब है? जाति नहीं पता। मैं एक ही बात नहीं समझ पा रहा,
जो लोग, जोशी जी की पार्टी भी कह रही कि जी हम जो लोग वंचित रह गए उनको खोजने जा रहे हैं लालटेन लेके। अच्छी बात है, टार्च ले जाओ, होलिजन लाइट ले जाओ, कांग्रेस राहुल जी को भी ले जाओ, अखिलेश जी भी जाओ, लालू जी को ले जाओ, नीतीश बाबू को ले जाओ, लेकिन इस बात का उत्तर तो दोगे। 2.7% जनसंख्या में हिस्से जाति, पिछड़ी जातियों के उसमें हिस्सेदारी रखने वाली जात का आदमी बिहार में 18 साल मुख्यमंत्री क्यों रहा और 15 साल यादव मुख्यमंत्री क्यों रहा? उत्तर प्रदेश में 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप आई समाजवादी पार्टी के फोल्ड में, चारों बार एक ही जात क्यों रही? और आप कह रहे हैं हम प्रतिनिधित्व खोजने के लिए तो निकल रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं गिनती कराओ। पता नहीं अभी हमको, आपके ग्राम प्रधान को सब पता है, ब्लॉक प्रमुख को पता है किस जात के कितने आदमी है, कहां कौन सा टोला किस जात का है, किसको नहीं पता भाई? किसको बता रहे हो? ये बड़ी बड़ी बात है। जो चुनाव लड़ता है उसको सारा गणित पता है। रत्नाकर चुनाव लड़ेंगे, रत्नाकर को भी पता हो जाएगा। उसके लिए कोई लैपटॉप खोलना है क्या? और नहीं पता है तो वरिष्ठ लोगों के साथ बैठ लो, वो बता देंगे। जब बात करते हो यार, टिकट बांटते हो तो जात नहीं पता होती है, रखो दिल पे हाथ। चाहे बघेल हो, चाहे जोशी जी हो, चाहे रत्नाकर हो, टिकट फाइनल होता तो कैसे आधार पे होता है? क्या वहां अंदर कमरे में बात नहीं होती भाई लोधी कितने हैं, कैसे दे दे तुम्हें टिकट, बताओ? उससे ज्यादा तो मौर्य हैं। ये नहीं जानते हो? ये बातें होती है ना जोशी जी। टेबल पर तो सारे आंकड़े होते हैं जब टिकट फाइनल होता है। आप कह रहे हो कि नहीं रहस्य है, कौन सी जात कहां है, कितनी है। अरे भाई साहब, ये वास्को डिगामा का मिशन नहीं है कि जात खोजो अभियान चलाएंगे हम, वास्को डिगामा बनेंगे ना। नई जात बन रही, जातियां हैं उतनी ही हैं, ना जात बढ़ सकती ना गोत्र बढ़ सकता, जितनी है उतनी रहेंगी, सबको पता है। खैर बघेल साहब, आपने भी सोच लिया कि भाई ये मुद्दा तो अब गले में फंसेगा, क्या जात की गिनती कराओ, उससे हो ना हो, लेकिन मुद्दा कई बार होता है अपने बड़ा हो जाता है, उससे कुछ फायदा होगा नहीं होगा बस छोड़िए, लेकिन एक होगा भाई गिनती कराओ। समाजवादी पार्टी ने तस्वीर खड़ी कर दी, सब भाजपा के दलित और पिछड़े सांसद विधायक अपने मुंह से बोल दे कि नहीं कराएंगे, हम चुनौती उछाल दी। आपको भी लगा कि अब रास्ता कहां से खोजें, इसमें उलझेंगे तो नुकसान है, कराएंगे नहीं कराएंगे इस पर चुप रहो, अब सीधे चलो राम की शरण में। नहीं, और मकर संक्रांति से होली तक प्रदेश भर में जय श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सुंदरकांड पाठ होने दो, रामचरितमानस पाठ होने दो, बूंदी बटने दो। बघेल साहब, सच्चाई यही है? नमस्कार अमिताभ जी, नमस्कार आपको और आपके सभी पैनलिस्टों को जय श्री राम। अब बात राम की आ रही है तो जय श्री राम से ही बात शुरू करनी पड़ेगी जी। अमिताभ जी, एक बात समझने की है कि अभी मेरे साथी दोनों प्रवक्ताओं ने, काव्य प्रवक्ताओं ने बड़े 2 शब्दों का प्रयोग किया, सामाजिक न्याय जो भारी भरकम शब्द था, और उसके साथ में समानता का शब्द का प्रयोग किया, और साथ में जो पिछड़े लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का कहा इन्होंने। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 70 साल कांग्रेस ने देश के ऊपर राज किया, 4 बार समाजवादी पार्टी देश के ऊपर राज कर चुकी, प्रदेश के ऊपर राज कर चुकी है, उसके बाद भी इनको यह शब्दों को कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय ये दिला नहीं पाए और ना ही लोगों को मुख्यधारा में लेके आ पाए। वही भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के अंदर 9 साल हुए और प्रदेश के अंदर अभी 6 साल हुए, और ये हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम 9 और 6 साल के अंदर ये सारा कुछ दे दें। तो अपेक्षा करनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे तो देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जब हम प्रदेश के अंदर सरकार लेकर आए और देश के अंदर सरकार लेकर आए तो हम 5 संकल्पों के साथ में सरकार लेकर आए: सेवा, सुरक्षा, सुशासन, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इन 5 मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करना शुरू किया। अभी बात चल रही है यहाँ पे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, तो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे जब हमने अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा लिया तो ये आज का नहीं लिया, हमने जब से लिया जब से भाजपा स्थापित हुई, भाजपा के स्थापना काल से लगातार इस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। पालनपुर के अधिवेशन में भी 1989
हमने इस बात को उठाया और उसके इस संकल्प को लिया कि हम कैसे भी करके राम जो विवादित ढांचा है वहां पर राम मंदिर की स्थापना करेंगे और उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पर आज जो सांस्कृतिक जो चेतना के केंद्र है उनका संरक्षण और संवर्धन हो रहा है, तो क्यों इन विपक्षी पार्टियों में इनको पेट में दर्द हो रहा है? इनको तो साथ में आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम तो संकल्प से सिद्धि की यात्रा कर रहे हैं, तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की यात्रा कर रहे हैं, पर ये अभी भी वहीं की वहीं अटके हुए हैं तुष्टीकरण के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं हम इन राम मंदिर की बात ना कर ले तो हमारे जो साथ में जो थोड़ा बहुत कहीं का जो छिटका हुआ वोट है वो इनके साथ में ना आ जाए। इनको ये दिक्कत हो रही है। तो ये सारी जो दोहरापन है, दोगलापन है, इनका साफ नजर आ रहा है। अभी जातिगत जनगणना पे रत्नाकर जी ने बड़े भावनात्मक होकर एग्रेसिव के साथ में जिस तरह से बात रखी, मुझे तो बड़ा हर्ष हुआ कि कम से कम चलो कहीं तो इनको इनकी आत्मा जागृत हुई। परंतु वहीं पर इनके नेता राहुल गांधी जी का 2014 का बयान सुन लेता हूं तो लगता है कि किस प्रकार का दोहरापन है प्रवक्ता और नेता के बीच में। वहां पर 2014 के अंदर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातियों के बीच में जो भी हमने योजना बनाई वो किसी जाति को देखकर नहीं बनाई, सभी गरीबों को हम न्याय देने की बात कर रहे हैं। और आज उनका परिवर्तन, इस प्रकार का हृदय परिवर्तन हुआ 9 साल के अंदर कि आज वो जातियों से ही सबको न्याय देने की बात कर रहे हैं। तो ये दोहरापन और दोगलापन के साथ में जनता समझती है, सब कुछ समझती है। जनता मूर्ख नहीं है, और जनता मूर्ख नहीं है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे मैंडेट दिया। जनता जनार्दन है, जनता सोच समझ के देती है। जनता ने देखा कि कोई ऐसी सरकार है जो जनता से सीधे जुड़ाव रखती है, लोक कल्याण। ठीक है बघेल साहब, अभी रुकना होगा भैया, दीपक बाबू अभी रुकना होगा। दीपक जी, एक सवाल मेरे मन में खड़ा हो रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा तो कई कोणों से उसके सारे कोणों का विवेचन समीक्षा हो चुका 3 दशकों में। ये जातिगत जनगणना का फंडा नया है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ, उस पर भी थोड़ी चर्चा मुझे मानता जरूरी है। जोशी साहब, आप तो प्रोफेसर आदमी हो क्या? एक बच्चे को 33 साल हिंदी पढ़ के पर्चा देने का अवसर 33 साल मिला। 34वें साल वो करा एक बार और पढ़ूंगा हिंदी, अब की पूरा और अच्छा करूंगा। तो उसके गाल के नीचे 2 मारने पड़ेंगे कि 33 साल घास खोद रहे थे? मारने पड़ेंगे नहीं जोशी साहब? मारने पड़ेंगे। वैसे एक उदाहरण देता हूं, बिहार में INDA ही है इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। बिहार में रत्नाकर जी भी सवाल पे गौर कर लेंगे तो ऊपर तक बात जाएगी, राहुल जी तक। बिहार में 33 साल से भगवान का नाम लेके, गंगा जल और तुलसी पत्ता हाथ में लेके, क्या यादव और कुर्मी का शासन, और किसी जात का नहीं, ठीक? 33 साल अखंड शासन, अविच्छिन्न राज। क्या बिहार में भी कहा जा रहा पिछड़ों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़नी है हमको? 33 साल क्या मूंगफली खा रहे थे जोशी जी? और जो अगर 33 साल न्याय नहीं दिला पाए तो तुरंत घर चला जाना चाहिए, सो जाना चाहिए जाके, छोड़ो राजनीति आपके बस की नहीं। 33 साल में एक पीढ़ी पैदा होके अधेड़ हो जाती है जोशी जी। अजब ड्रामा है भाई देश में। बोले क्या करना है, नीतीश जी करे, लालू जी करे, अब पिछड़ों को न्याय दिलाएंगे हम। 33 साल क्या कर रहे थे जोशी जी? देखिए अमिताभ जी भाई, 75 साल आजादी के हुए, 33 साल से आपका शासन है वहां, सिर्फ 2 जातियों का। अभी तक न्याय नहीं मिला तो न्याय कब मिलेगा? 300 साल शासन करवाओगे तब न्याय मिल पाएगा। बोले जे तेजस्वी जी के नाती पोते तक शासन कर लेंगे तब न्याय हो पाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता लोकतंत्र में भाई जोशी जी, नहीं। देखिए अमिताभ जी, कुछ लोगों के पेट में दर्द इसी बात से हो जाता है कि जब पेड़ों की गिनती हो जाती है इस देश में। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा वो उसको बता दो, फिर ये बताना। मेरे पेट में दर्द कहीं नहीं हो रहा। मैंने तो बड़ी बुनियादी बात कही, 33 साल 2 पिछड़े वर्ग की 2 जातियों का राज्य, कोई तीसरी जात का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बना। 33 साल 2 परिवार, कोई इंटरप्शन नहीं। न्याय क्यों नहीं हो गया? मेरा बुनियादी सवाल है भाई। आप प्रोफेसर हो। मैं आपके नहीं, मैं आप ही के विषय पे आ जाता हूँ। पहले मैं तो उसको शुरुआत कर रहा था, लेकिन आपका पहला क्वेश्चन, लेकिन मुझे अपनी बात जरूर रखनी। जी बिल्कुल।
मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बनना पड़ता हूँ। मैं चूंकि पॉलिटिकल साइंस और लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो अध्ययन करता रहता हूँ अन्य राज्यों के बारे में। यूपी में रहता हूँ, लेकिन अन्य राज्यों के बारे में भी अध्ययन करता रहता हूँ। मैं देख पा रहा था वहां पर एक विधायक की मैं इंटरव्यू सुन पा रहा था, वो मूसर जाति से आते हैं और वो विधायक हो गए। ये किसका चमत्कार हुआ? अगर आप श्रेय देना ना चाहे, मैं ना देना चाहूं, तो भी ये लालू जी का श्रेय है। उसमें मकान भी नहीं है। आदरणीय अग्निहोत्री साहब, हम जितने पैनलिस्ट बैठे सब पे अपना मकान है, उस पे अपना मकान भी नहीं था। ऐसे ही एक कैंडिडेट अभी हमारे यहाँ 22 में चुनाव जीते हैं, उन पे आप झोपड़ी में रहते। तो आप ये बताइए, क्या इन लोगों ने उन लोगों को आगे करने का काम नहीं करा? यहाँ पर और भी पूरे देश में नेता है। मैंने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर नहीं जोशी साहब। और दूसरी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से 20 साल पहले एक मुसहर जात की महिला लोकसभा में जीत के पहुंची थी, 20 साल पहले। इसलिए ना हमको सब उदाहरण याद रहते महाराज। क्या आपने आज देखा? मैं 20 साल पहले देख चुका है ना, इसलिए मैं ये नहीं कह, मैंने तो बड़ा ब्लंट सवाल पूछा। 33 साल में आप कल्याण नहीं कर पाए, 360 साल राज करेंगे? नहीं अमिताभ जी, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा विषय अलग है आपसे, कि आप कह रहे कि 33 साल में वो कुछ नहीं कर पाए। नहीं, ये नहीं कहा मैंने। ना गलत बात। मैंने कहा ही कुछ नहीं कर पाए। मैंने कहा पिछड़ों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़नी है। ये बात जब लालू जी, नीतीश जी आज कहते हैं, तो मैं पूछता हूं 33 साल से क्या कर रहे थे आप? अगड़ों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे? नहीं ना, पिछड़ों को दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। क्यों नहीं न्याय दिलाया? ये प्रश्न था। रत्नाकर जी, यही प्रश्न आपसे। उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। ठीक, हम मानते हैं कल्याण सिंह ने कुछ नहीं किया, बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी पार्टियों के पिछड़े नहीं क्या, तो भी 4 बार रही ना INDIA की सरकार, यानी सपा की सरकार। 4 बार का समय इतना होता है कि पिछड़ों को बड़े पैमाने पर न्याय मिल जाना चाहिए था। नहीं, इतना करिए अमिताभ जी। रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए आया था। हाँ। और 10 साल में ये उम्मीद की जा रही थी कि जो भी समाज से, मुख्य धारा से जो नहीं आ पाए हैं, जो वंचित रह गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए 10 वर्ष का जो है काम में ये पूरा हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद जो है फिर रिव्यू किया जाएगा। 9.5 पौने 10 साल की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की भी हो चुकी। इन्होंने कितना उत्थान कर दिया, कितना कल्याण कर दिया। अगर कर दिया है तो रिजर्वेशन खत्म कर दें। 10 साल में इन्होंने अगर कर दिया तो रिजर्वेशन को समाप्त कर दें। अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी मंच पे खड़े होते हैं तो कहते हैं कि भैया मैं ओबीसी समाज से आता हूं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इनकी पार्टी के प्रत्याशी का ढिढोरा पीटते हैं ये लोग कि आदिवासी समाज से आते हैं, वोट दो वोट दो वोट दो। वोट चाहिए रहता है तो जातियों की बात करते हैं, और जब उनको न्याय देने की बात आती है तो बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की बात आती है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने लगते हैं। क्यों भाई, क्यों आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? अगर आपको लगता है कि 10 साल में आपने कर दिया है विकास पूरा सारी जातियों का, आप खत्म कर दीजिए आरक्षण। है मत आपके अंदर खत्म करने का। मेरे कहने का मतलब है ये निरंतर और सतत सतत प्रक्रिया है। ठीक है, सतत प्रक्रिया है। मेरी बात को इसमें ठीक है, रत्नाकर रुक जाओ। मैंने प्रश्न ही नहीं पूछा था जो उत्तर रत्नाकर भाई दे रहे थे। शैलेंद्र जी, मेरा प्रश्न दूसरा था। मैंने बड़ा फोकस्ड प्रश्न पूछा। 33 साल से 2 जातियों के पास राज्य का शासन अविच्छिन्न, कोई हस्तक्षेप नहीं बाहरी। ठीक, सिर्फ 2 जातियां। सबका न सिर्फ पिछड़ों का ही कल्याण हो गया होता राज्य में, हो जाना चाहिए था ना भाई। इसीलिए चेहरे किस लिए बनते हैं जातियों में? इसीलिए बनते हैं ना कि कल्याण होगा। लालू जी को जब शासन दिया गया था बिहार में तो उस वक्त नारा लगाया था पिछड़ों ने, लालू भगवान की जय। मैं गया था कवर करने बिहार, ठीक ना। 33 साल हो गए लालू जी नीतीश जी को, फिर भी खटोला वही बिछ रहा है। बोले क्या करना है? बोले पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम अब शुरू करना है। तो मैंने ये पूछा था बड़ी विनम्रता से कि अब तक क्या हो रहा था। शैलेंद्र दुबे, मैंने भी बड़ी विनम्रता से जवाब। एक बार रुक जा भाई,
जी अमिताभ जी, मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपके सामने रख दूं। जी, जब सेंसस हुआ था 2011 में, उस समय भी ये मांग उठी थी कि नहीं भाई, आप जो है सोशल इकोनॉमिक फोरम पे भी जो है काउंटिंग होनी चाहिए। तो एक एडिशनल जो है सर्वे किया गया था, सेंसस किया गया था, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 की बात है, और जो कंडक्ट करने के बाद जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने उसको पब्लिश किया, और जिसमें लगभग एग्जैक्ट जो डेटा है 46,73,034 कैटेगरी, जिसमें कास्ट, सब कास्ट, सिनोनिम, डिफरेंट सरनेम्स, गोत्र और जो है क्लेम, ये सब जो है निकल के आए जी। और बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है कि मतलब इन सब डेटा के बेसिस पे सब राज्यों को वो भेजा गया डेटा कि भाई ये जो है इसको आप देखिए, इसमें कोई विसंगति तो नहीं है जी। और मजेदार वाली बात ये है कि उसमें जो विसंगतियां आई, मैं कुछ आपके सामने डेटा रख दूं, अगर चूंकि समय नहीं है, तो उसमें जो है जो 8 बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र में 69.1 लाख जो आज भी जो है एरर्स अवेलेबल है, मध्य प्रदेश में 13.9, वेस्ट बंगाल में 11.6, और जो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की 5.4 लाख, अभी भी जो है विसंगतियां जो है जो बनी हुई है, जो दूर नहीं की। तो भैया 2012 से 2017 के बीच में तो समाजवादी पार्टी का शासन था। सोशियो इकोनॉमिक में सर्वे की बात कर रहा हूं 2011 की, तो आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा, तो मैं आह्वान करता हूं आपके माध्यम से कि उन तमाम जातियों को जो ओबीसी और जो है दलित में है, स्पेशली मैं नाम उल्लेख करना चाहूंगा, नॉन यादव को छोड़कर जितनी भी जातियां हैं, सबके युवाओं को आगे आना चाहिए और लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और जो भी नेता जो है जाति काउंटिंग की बात करता है, तो ये पूछे कि 2011 में सोशियो और इकोनॉमिक सर्वे किया था, उसमें जो गलतियां की थी आपकी राज्यों में सरकार है, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आपकी जो उत्तर प्रदेश में, जो क्यों नहीं उनमें दूर किया उन चीजों को? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हो नहीं सकता, वो मैकेनिज्म जो है साइंटिफिक है नहीं। और जो सबसे बड़ी बात हो रही थी कि भाई आपको दुबे जी शायद जानकारी ठाकुर को छोड़ दीजिए, आप ओबीसी में काउंटिंग करके देखिए। नहीं, रत्नाकर जी बीच में इंटरप्ट करिए। जो हुआ है अभी बिहार में, रत्नाकर जी इंटरप्ट करिए प्लीज। सर्वे हुआ है। अरे मैं सेंसस की बात कर रहा हूँ जो सर, मैं ये सर्वे एक लगने में सेंसस की बात कर रहा हूँ, सोशियो इकोनॉमिक वो 2011 जनगणना की बात कर रहे हैं भैया। हाँ, मैं सेंसस की बात कर रहा हूँ, करेक्ट करिए आप जो जानकारी। तो मेरा कहना यह है कि ओबीसी में इतनी सारी जातियां हैं, दलितों में इतनी सारी जातियां हैं, तो काउंटिंग से मैं भाई जातियां तो बढ़ नहीं सकती, आपने बिल्कुल सही बात की। काउंटिंग से हो क्या जाएगा? क्या आप आरक्षण का दायरा इतना बढ़ा देंगे जो 27% है, कितना क्या कर देंगे उसको 270%? एक मिनट तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। मैं और एक बड़ी बात कहता हूं, ये झाऊ मेरी रुचि नहीं। सब नेता बैठे हैं यहां और नेता ही सुनते हैं ज्यादातर। बघेल साहब, चपरासी की नौकरी में, बाबू की नौकरी में, डाकिया की नौकरी में, कंपाउंडर की नौकरी में तो जो चल रहा है आरक्षण चल ही रहा, संविधान दे ही रहा है। मैं कहता हूं मंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पिछड़ों में ही रोटेशन कर लो। बघेल साहब, एक बार यादव, एक बार कुर्मी, तीसरी बार बघेल, चौथी बार ओबीसी में ही। क्या अच्छा नहीं रहे? टिकट का भी यही कर लो, टिकट में भी यही कर लो। फर्रुखाबाद से एक बार लोधी लड़ाई, दूसरी बार कुर्मी लड़ाई, तीसरी बार यादव लड़ाई, चौथी बार सेठवाड़ लड़ाई। नहीं, बिहार में भी कर लो, यूपी में भी कर लो, बाकी देश में उतना जानता नहीं, ये 2 राज्य तो अच्छे से जानता हूं। नहीं, पहले ये कर लो, ज्यादा लाभ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सब लोग इस बात को लागू कर लो। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 3 चीफ मिनिस्टर दिए,
कांग्रेस को इस पर गौर से करना चाहिए, जो बात मैं कह रहा हूं रोटेशन की। 3 चीफ मिनिस्टर दिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने, और तीनों ओबीसी में अलग अलग जातियों के थे। क्या ओबीसी में ही थे लेकिन अलग अलग जातियों के थे, तो वहां बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो गया रत्नाकर जी, क्या जो बिहार में नहीं हुआ। वहां 15 साल यादव, 18 साल कुर्मी, और बाकी 6,46,642 जातियां। बघेल साहब, ये सलाह अच्छी नहीं, ईमानदारी वाली। पार्टियां रोटेशन लागू करें दलित और पिछड़ों में, एक बार जाटव को दो, दूसरी बार और को दो, ऐसे करके चलो। बसपा भी इस बात को ख्याल रखे नहीं, मुझे लगता है ये आप समझ जाना चाहिए। अमिताभ जी, आपकी जो बात है वो एक स्वागत योग पहल है, और मुझे लगता है इसका स्वागत सभी पार्टियों को सहर्ष के साथ में करना चाहिए। और सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं के पिता पुत्र की सरकार रही। आप बताइए, जब 4 बार सरकार हुई उसमें किसी अन्य व्यक्ति को या परिवार से इतर भी किसी जाति को, अगर यादव जाति को भी अगर इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी दी होती तो समझ में आती कि जाति के कितने पक्षधर हैं। परंतु नहीं, अगर सत्ता आएगी तो पिता पुत्र तक रहेगी या परिवार तक सीमित रहेगी, और अगर सत्ता से ये बाहर चले जाएंगे तो किसी भी प्रकार से जातियों में, क्योंकि इन्होंने देख लिया ना 2014 के बाद में कि 2014 के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सभी जातियों को लामबंद करके राष्ट्र के प्रति एक भाव से सेवा भाव के साथ में काम करने के लक्ष्य के साथ में जब साधा और एक साथ लेकर सबने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, तो इन्हें नजर आया कि कैसे भी करके इनको विखंडित करो, नहीं तो हमारी दुकान कभी नहीं सजेगी, हम तो कभी सत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये हथियार लेकर आए थे। देखिए, देश के अंदर लोकतंत्र किसे हमने स्वीकारा था, तो लोकतंत्र किस आधार पर स्वीकारा था ये भी तो समझना चाहिए ना। जब संविधान लागू हुआ तो हम सब लोगों ने संविधान इसलिए स्वीकारा था क्योंकि जो जातियों में जो कमजोर जातियां, जो मजलूम लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को भी हक अधिकार मिले। अगर जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो सोच लीजिए फिर तो सब एक ही काम पे लग जाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाने में लग जाएंगे, क्योंकि अगली बार सत्ता में उन्हें आना है। ऐसा प्रयास सबके द्वारा होगा। तो पता पड़ा इस बार कोई जाति की संख्या बढ़ा रही है, दूसरी बार कोई जाति संख्या बढ़ा रही है, देश की जनसंख्या 200 करोड़ से पार। आपको इस प्रकार का परिदृश्य बनाना है क्या देश के अंदर? अरे साहब, जिसको हक अधिकार देने हैं उनको तो देने के लिए आपको सीधी योजना चलाने की जरूरत है। आप उन तक पहुंचिए। इन्होंने अभी मूसर जाति की बात करी, मैं बता रहा हूँ, थारू, बंटंगिया, मूसर जो जनजातियां थी देश के अंदर 75 वर्षों तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 के अंदर नहीं है, उन लोगों को किसी भी योजना से आच्छादित नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्हें 44 योजनाओं से सीधा आच्छादन किया गया, चाहे उनकी नल की सेवा हो, जल की सेवा हो, उसके बाद उनके आवास की सेवा हो, उनके यहाँ वृद्धावस्था पेंशन की सेवा हो, ये सारी जातियों से 100% उन सभी लोगों को आच्छादित करने का काम हुआ। तो ये किसी को मजबूती दिलाने का काम करता है। रही बात, देखिए जातियों की बात जिस तरह से आज उठा रहे हैं, तो मैं तो इनसे ही कहता हूँ कि अगर देश के अंदर आपको अगर जाति व्यवस्था के और जाति जनगणना की बात करें तो पहले तो कांग्रेस को अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को किसी ऐसे व्यक्ति को चयनित कर देना चाहिए जो दूसरी जाति से आते हो। कम से कम वो जिस चेहरे को लेकर चल रहे हैं उससे बचना चाहिए। और ऐसे ही प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनकी जाति ज्यादा हो। क्यों नहीं किसी पिछड़े को लेकर? दीपक बाबू, रुकना होगा। मैं भास्कर साहब, मैं जोशी साहब के पास चलूंगा। जोशी साहब, ज्यादा ईमानदारी की बात यह है, चैरिटी बिगिंस एट होम। बाकी राष्ट्र में क्रांति कब होगी, जब होगी तो हम भी देखेंगे। ठीक, आज ये फैसला कर लें कि हम पिछड़ों में रोटेशन करेंगे कुर्सी के लिए। क्या एक जाति अति प्रतिनिधित्व पा चुकी है, यानी अघा चुकी है, क्या उसको पीछे कर दीजिए, सबसे पीछे खड़ा करिए। जो सबसे पीछे वाला है उसको आगे ले आइए। नहीं, चपरासी की नौकरी में आगे लाने की लड़ाई मत पड़िए, अभी मुख्यमंत्री की लड़ाई में रखिए ना सीधे। क्या समस्या क्या है? नहीं भाई, कई हजार जातियां हैं पिछड़ों में और कई हजार उपजातियां हैं। दलित छोड़िए आप, अभी वो मायावती जी से कहूंगा, है ना, आपसे पिछड़ों की बात कर रहा हूं, बदल दीजिए। और वही मैं कांग्रेस से कहूंगा, कांग्रेस ने अब तक कितने प्रधानमंत्री दिए, उसमें कितने दलित और पिछड़े दिए? और सबसे ज्यादा हुए 3, पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी। उनकी तो संख्या ही नहीं है। राहुल जी ने जो फार्मूला दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, तो उस फार्मूले में तो वो फिट ही नहीं आते तीनों, न पंडित जी, ना इंदिरा जी, ना
राजीव जी, जोशी साहब, ये फार्मूला ईमानदारी का है मेरा कि नहीं, कि इसमें कोई आपको लगा गड़बड़ है? पार्टी प्रेसिडेंटशिप और चीफ मिनिस्टरशिप, इसमें पिछड़ों में रोटेशन कर दीजिए। देखिए अमिताभ जी, आज मुझे थोड़ा सा आपके विषय का आंसर देना है, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो बात मेरी पिछली बार नहीं हो पाई थी, जी मैंने कहा था कि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है जब जानवरों की गिनती हो जाती है और पेड़ों की गिनती हो जाती है, लेकिन इस देश में जानवर और पौधों से भी ज्यादा वो लोग हैं जिनकी गिनती नहीं चाहते ये लोग, और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे शैलेंद्र दुबे जी जो इनके विरोधी है। लेकिन शैलेंद्र दुबे जी को और दीपक बघेल जी को तब आवाज उठाने में दर्द हो जाता है, इनके बहुत बड़ा दर्द मैं देखता हूं जब 403 विधानसभा में एक भी, आप तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री की बात, मैंने आपके प्रधानमंत्री की बात, मुख्यमंत्री की बात आप कह रहे हैं अमिताभ जी, ये ऐसे लोग हैं कि इस देश की जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको एक टिकट देना भी उचित नहीं समझते भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उसी विचारधारा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हमारे शैलेंद्र जी। तो निश्चित तौर पे ये लोगों को आकलन करना है, और हमारे यहाँ क्या माननीय मुलायम सिंह जी के राज में क्या हुआ, लालू जी के राज में क्या हुआ, तेजस्वी क्या कर रहे हैं, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं, ये बात बताने को काफी है। आप खुद आंकड़ा बता रहे हैं इनकी सरकारें कितनी बार आई, लोगों के लिए काम करे बिना किसी की सरकार नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन यही सिद्धांत याद रखिए। ठीक है जोशी साहब, ठीक, यही नपना सबके लिए मानो। मेरी सारी बहस एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। अखिलेश, सपा की सरकार दोबारा इसलिए आई कि उसने लोगों के लिए काम किया, भाजपा की सरकार दोबारा इसलिए आई कि उसने लोगों को मारा पीटा। ये नहीं चलेगा मेरे शो में ना, ऐसे तो मैं किसी की इजाजत ही नहीं देता ना। नपना एक रखोगे, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे लोक दल में रहो, चाहे भाजपा में रहो, चाहे जनता दल में रहो, इससे मुझे फर्क नहीं। दो नपने में अलाउ नहीं कर सकता भाई साहब। ये अपनी जेब से पर्ची निकाल ली अपनी कि हम सरकार में बैठेंगे। आपको जनता ने चुना, और इनको किसने चुना भैया? ये खुद ही बना लिया अपना क्या सरकार। ये नहीं चलेगा ना, ईमानदारी रखिए भाई। खैर रत्नाकर जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, एक तो ये नारा दिमाग में रहे। दूसरा, मैंने जो एक मौलिक सुझाव दिया कि पिछड़ों में रोटेशन, पिछड़ों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, आप सोचिए बिहार एक टेस्ट केस है, इसलिए मैंने बिहार का जिक्र कर रहा हूं। कई हजार जातियां, उपजातियां पिछड़ों की, आपने कही कि बहुत सारी जातियां हैं जो रहस्य लोक से अचानक से ऊपर आई, किसी को पता नहीं था, अभी पता लगा जब वो सर्वे कराया नीतीश बाबू ने। लेकिन मैं मानता हूं नीतीश जी और लालू जी को सारी जातियां पता होंगी, वो लोग पुराने नेता हैं, चुनाव लड़ते और लड़वाते रहे हैं। तो 33 साल में 2 जातियां तो अघा गई चीफ मिनिस्टरशिप से, कितनी रखोगे? स्वेच्छा से छोड़े और मुसहर जात से या किसी और जात से उठा के ऊपर रख दें, नहीं, ऐसा काम करना चाहिए। अब समय की मांग ये नहीं है। रत्नाकर जी। अमिताभ जी देखिए, आप लोग जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आपने क्या किया, क्यों नहीं रोटेशन के माध्यम से आप नहीं, हमने कहा ये सुझाव सबसे बेहतर है, न्यायपूर्ण सुझाव है, सारी जातियों को इससे लाभ मिलेगा, नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। मैंने ये निवेदन किया, कुछ उदाहरण सामने रख के बस। आवाज थोड़ी कट के आ रही है, मैं अपना जवाब दे देता हूं। जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के पहले ऊपर आ जाता हूं मैं, अपनी बात या तो कह लीजिए, पहले अपनी ही बात बता लेता हूं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो एक दलित समाज से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमें यह ना सिखाए कि हमने कितने दलितों को सम्मान दिया है, कितने पिछड़ों को सम्मान दिया है, ये अपने गिरेबान में झांक लें। आज वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूं। देश में 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं, और ये 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 मुख्यमंत्री वो पिछड़े समाज से आते हैं। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के 10 मुख्यमंत्री हैं, और 10 मुख्यमंत्री में कितने ओबीसी समाज से आते हैं, जरा पूछ लीजिए इनसे। सिर्फ 1 आते हैं ओबीसी समाज से। तो ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम पिछड़ी के साथ हैं, मीटिंग करेंगे, उनका समाज बनाएंगे, लेकिन वहीं पे पिछड़ी जातियों के जो पसमानदा समाज है
उनका मिलने वाला जो हक है, जो आरक्षण है 4%, उसको भी छीनने का काम करते हैं। तो ये इनका चरित्र है। ये बात तो बड़ी लच्छेदार करेंगे, लेकिन काम हमेशा जो है वह दलितों के विरोध में करेंगे, पिछड़ों के विरोध में करेंगे, ये जग जाहिर है। ठीक है रत्नाकर जी। दूसरी चीज मैं बताने देना चाहता हूं, जातीय जनगणना की ये बात करते हैं, भाई आप सारी चीजें आप एग्री है और मानते हैं कि नहीं भाई, अगर जातीय जनगणना ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो होना चाहिए, तमाम आप तर्क देते हैं। हम तो यही मांग करते हैं कि हमने जो जातीय जनगणना कराई थी 2011 में, उन आंकड़ों का कुछ रेक्टिफिकेशन बाकी था, कुछ उसमें त्रुटियां पाई गई थी जिनको दूर करके और लागू करना था। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सरकार 2014 में चली गई और वो जारी नहीं हो पाया। आज हम तो मांग करते हैं, तभी से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाए हुए थे कि भैया आप जातीय जनगणना जो हमने कराया उसके आंकड़े तो जारी दबाव बनाए, बताओ तो देश की जनता को कि कौन सी जाति की कितनी संख्या है। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, अच्छी बात। समय कम है, समय कम। शैलेंद्र दुबे, कांग्रेस कह रही है कि हम तो तभी से आदिकाल से दबाव बनाए हुए हैं कि जनगणना जाति की गिनती कराओ। देखिए अमिताभ जी, मैंने पहले ही इस बात को उल्लेख किया था कि जब राज्यों को वो डेटा दिया गया तो राज्यों को रेक्टिफिकेशन करके सबमिशन करना था। अब देश के अंदर 30 मुख्यमंत्री हैं, तो सारे मुख्यमंत्री तो भाजपा के हैं नहीं, सभी दलों के हैं। तो जिन राज्यों से अभी तक हो नहीं पाया है, तो जाहिर सी बात है वो प्रश्न उन राज्यों को मतलब पूछा जाना चाहिए, उन राज्यों में जब विपक्षी सरकारें भी तमाम। और मेरा कहना यह है, जो मेरे ऊपर एक प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया गया, मैं एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते जिस तरह ब्रिटिशर्स जो है जिन्होंने फॉर्मूला अपनाते थे कि फूट डालो राजनीति करो, आप एक बात बताइए, जातियों में गिनती करके होगा क्या? ऑलरेडी रिजर्वेशन का दायरा ऑलरेडी जो है फिक्स है, 27% ओबीसी है, और उस तरह से एससी का आपका जो है 21%, एसटी का, वो सब ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो आप करने क्या वाले हैं? सरकारी नौकरियां जो है आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हर प्रदेश में लगातार कम हो रही है, क्योंकि सरकारी संस्थान लगातार जो है घाटे में। तो जो ये प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से कहीं ना कहीं आप जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक समन्वय की बात कर रहे हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं करने जा रहे हैं कि ओबीसी के अंदर ये जो गृह युद्ध छिड़ जाए या फिर जो दलितों के अंदर ये गृह युद्ध छिड़ जाए। तो कहीं ना कहीं जो है अब ये समय आ गया। मैं अर्जेंटीना का एग्जांपल दे दूं, अर्जेंटीना के अंदर एक लंबे वर्षों से जो वहां पर फ्री वीज की वकालत करते हुए जो आर्थिक तौर पर जो एक वो चला आ रहा था, आज वहां पर एक व्यक्ति आया सामने और उसने खुले तौर पर कहा कि मैं जितनी भी फ्री वीज है उनको सबको बंद कर दूंगा। सलाम करता हूं अर्जेंटीना की जनता को कि उन्होंने जो जेवियर को जो है चुनाव वहां पर। तो ये उस दिन की मैं प्रतीक्षा करना चाहता हूं। जी ठीक है, ठीक जयंत बाबू। अभी उससे पहले, आपकी प्रतीक्षा से पहले मुझे इस बात की प्रतीक्षा है कि हमारे देश के विभिन्न दलों के महान राजनेता एक परिवार को चुनाव में एक कार 4 पहिया की और 5,000 रुपया महीना पेट्रोल और सिनेमा के लिए कब देने का ऐलान करेंगे। मैं उस दिन की पहले प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मुझे नेताओं की योग्यता पर पूरा भरोसा है, भगवान का आशीर्वाद है उनके ऊपर। ऐसा जरूर होगा, बाद में अर्जेंटीना बन जाएगा तब की तब देखेंगे। अभी तो ये जरूर होगा, और सारी पार्टियों के बड़े नेता इस पर विचार भी कर रहे होंगे, क्योंकि मोटरसाइकिल स्कूटी तक तो बात पहुंची गई, 1 तोला सोना तक बात पहुंच गई, 1 लाख रुपया नगद तक बात पहुंच गई, भगवान का आशीर्वाद है। तो इसके बाद तो कार ही बचती है। रत्नाकर जी भी समझ ही रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, करें ठीक है, कार का ही करेंगे अगली बार। तो ठीक है, उसमें कम से कम गरीब को भला हो जाएगा, पानी में भीगता है, कार से ही आएगा जाएगा। मैं 1 घंटे की बहस हुई, इसमें एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये, जोशी साहब, पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण दिया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, ठीक। उस आरक्षण की आज स्थिति ये है, वो रिपोर्ट आ जाएगी अभी कुछ दिनों में, क्या, तब वो ऑफिशियल हो जाएगा डाटा। लेकिन मैं कह रहा हूं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्या रत्नाकर भाई आप भी इसको गौर करिएगा। पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण, नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण का 75% से ज्यादा हिस्सा 4 जातियों के कब्जे में चला गया। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। उसमें कांग्रेस भी है, बसपाई भी है, सपाई भी है, भाजपाई भी है, लोकदल वाले भी हैं, जनता दल वाले भी हैं।
अब इस बात को काट के दिखाओ तो मैं भी ताली बजाऊं। ठीक। और 75% पिछड़ी जातियों को रत्नाकर बाबू 10%, 15% नौकरियां भी नसीब नहीं हुई। और कुछ मेरे ख्याल से 26-27% ऐसा है पिछड़ा जिसको अभी तक एक भी लाभ नहीं मिला। कब लागू किया था? 89 में बीपी ने। आपकी भी सरकार रह ली, हमने देखे हैं तमाम मौसम। क्यों नहीं मिला लाभ? उसके लिए गिनती करने की जरूरत थी। फार्म तो भरा ना लोगों ने, क्यों नहीं मिला लाभ? इन्हें पूछे। ये डाक आ रहा है, आंकड़ा आ रहा है, भारत सरकार की मोहर लग के आ रहा है, उसमें अशोक की लाट छपी होगी। आने वाला है, लोकसभा चुनाव से पहले आ जाएगा जोशी जी ना। सबकी आंखें फटी रह जाएंगी, भागे रास्ता नहीं मिलेगा। वही पिछली जातियां गिरेबां पकड़ेंगी नेताओं का। लिख लो मेरी बात, कोई पार्टी हो, वही पिछड़ी जातियां गिरेबां पकड़ेंगी। क्यों नहीं मिला रिजर्वेशन? उनके झोपड़ी तक, उनके मकान तक से आरक्षण का सूर्य ही नहीं गया। आप लोगों ने मिलवाट के सत्यानाश कर दिया। क्या करिएगा? ये सारे आंकड़े रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में आ रहे हैं रत्नाकर बाबू। क्या उसको न मैं खंडन कर पाऊंगा, ना आप, ना राहुल गांधी, ना अखिलेश जी, ना योगी आदित्यनाथ। ठीक ना? कहां भागिएगा? सब लोग शासन में रह चुके 89 से आज तक। जोशी जी, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, वो वक्त आने वाला है बहुत जल्दी। ये सवाल पूछा जाएगा 75% आरक्षण पर 4 जातियां क्यों रही काबिज? इसका कोई जवाब है किसी के पास? गंगम खड़े होकर बता दीजिए, सच है साहस? आरक्षण को हिलाना होगा। इसे अचार हिलाते ना रत्नाकर बाबू, क्या? नीचे वाला ऊपर आए, ऊपर वाला नीचे जाए तो आरक्षण, तब अचार बचेगा। पूरी राजनीति का व्याकरण बदल जाएगा। रिपोर्ट आ जाने दीजिए, अभी पता नहीं लोगों को। रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल हो जाए, उसके बाद रास्ता नहीं मिलेगा भागे किसी को। कुर्ता चाहे सफेद पहनो और चाहे गुलाबी पहनो, खादी पहनो चाहे टेरी काट का, आगे रास्ता नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है इस देश की। कांग्रेस ने कहा कि भाई हमने ये, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे आपने बनाए, उसका स्वागत है, लेकिन आपको भारत का प्रधानमंत्री चुनने का जितनी बार अवसर मिला, उसमें 3 बार आपने एक ही परिवार का व्यक्ति रखा, एक ही जाति का, एक ही वर्ग का। फिर ये मत कहो कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। अगर आपके पास 5 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी चुनने का अवसर आया तो 1 बार बघेल, 1 बार गड़रिया, 1 बार प्रजापति करते ना, अच्छा नहीं रहता? अच्छा रहता ना? 1 बार खड़गे जी, अच्छा रहता? नहीं किया। पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी। मैंने उनकी योग्यता पर प्रश्न नहीं उठा रहा, क्योंकि मैं ऐसा साहस दुस्साहस नहीं कर सकता, लेकिन ये तथ्य है ना, इससे भी मुंह नहीं चुरा सकते। जोशी जी की पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 4 बार नेतृत्व का विषय आया कि नहीं आया? जोशी जी आया ना। पाल को, बघेल को और दूसरी जो नोनिया को, और मतलब मेरे ख्याल से 1000 पिछड़ी जातियां हैं। किसी के माथे पर रोली चंदन लगा सकते थे आप, मुकुट रख सकते थे, नहीं रखा। बाकी सब पालकी उठाओ। मैं तो हैरान रह गया जब मैंने इस बात की ओर ध्यान दिया कि 33 वर्ष से बिहार में पिछड़ों की 2 ही जातियों का शासन।
अब उदाहरण मुसार का दिया जा रहा है। ये सामाजिक न्याय की अवधारणा के विरुद्ध है। बात करिए तो 100% ईमानदारी की करिए। इस बात का उत्तर देश में हर दल को देना होगा जिसने कहीं भी शासन किया है कि पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया संविधान संशोधन के जरिए विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस के तहत, उसका 4 जातियों ने 75% से ज्यादा हिस्सा कैसे खा लिया, इस बात का उत्तर देना होगा। सब जातियां, सब पार्टियां कटघरे में खड़ी होंगी। यह रास्ता देश के हित का नहीं। आपने देश के साथ न्याय नहीं किया। मैं उस आरक्षण के पक्ष में हूं जो नीचे तक जाए। नीचे तक क्यों नहीं गया? अच्छा चलिए, नौकरी में नहीं गया, वहां की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने की तो प्रक्रिया सबसे सरल है जोशी जी। नहीं, जिसका नाम पे पर्ची में नाम लिख दो वही बन जाएगा। अगर बहुमत आ जाए तो किसी का भी नाम लिख दीजिए पर्ची में। दुबे जी नहीं, जय हो जाएगी। बसपा से बहन जी भी 4 बार रही, शायद 3 बार रही। बहन जी एक ही जाति का रिप्रेजेंटेशन करती हैं एससी में। एक बार बहन जी रह लेती, 2 बार और रख लोगों को रख लेती। अच्छा नहीं रहता रत्नाकर भैया? अच्छा रहता ना जोशी जी? बाकी जातियों का भी मन रह जाता। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप सवर्णों में रखते, अपने ही वर्ग में रखते, लेकिन 2 और भी लोगों को अवसर दे देते। वो भी लिख लेते अपने नाम के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री। आपने नहीं किया। क्यों? सबसे कहा हमारी पालकी उठाओ और सामाजिक न्याय का नारा लगाओ। ये पालकी उठाओ का चलन बंद होना चाहिए। आरक्षण का लाभ निचले स्तर तक पहुंचना चाहिए। तब समझिए सामाजिक न्याय सही में हुआ, पार्टियों के भीतर भी और नौकरियों के भीतर भी। एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा देख लीजिए 1 मिनट। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। एक तरफ जात की गिनती का मुद्दा और दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मसला, राम लहर का मसला कह लीजिए, राम में माहौल का मसला कह लीजिए। यानी जाति का अस्त्र और आस्था का कवच। एनडीए और इंडिया, इनके बीच का विभाजन ये है मुद्दे के तौर पर। उत्तर प्रदेश की जमीन पर 24 में इन्हीं 2 विषयों पर मूल रूप से चुनाव हो जाएगा। आस्था जाति पर भारी पड़ेगी या जाति आस्था पर भारी पड़ेगी, ये बड़ा प्रश्न है। और 2024 का चुनाव इस प्रश्न का भी उत्तर देगा। धन्यवाद। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह,
प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।